के अंदर नहीं पूछी जाएगी, स्कूल के अंदर नहीं पूछी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हीं चीजों में फंस के रह जाए और जो स्कूल के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप वहां तक कभी पहुंच ही ना पाए, है ना। एंड यू विल बी मेस्मराइज्ड विद दिस कि ये वेव चलती कैसे, मैं बनाता रहूं और आपको जो स्कूल में पूछा जाएगा टॉपिक वहां तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, विच इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। So we have the longitudinal wave. Longitudinal wave आपके पास क्या होती है, ये हमारे पास it is a kind of a wave in which the particles of the medium, the particles of the medium, the particles of the medium travel back and forth, travels back and forth, आगे पीछे, back and forth, आगे पीछे मूव करते हैं on its main position, on its main position, on its main position along the along the along the direction of the propagation of the wave, along the direction of the propagation of the wave, along the direction of the propagation of wave, along the direction of the propagation of the wave, longitudinal wave। यानी कि हमारे पास longitudinal wave किस तरीके से ट्रेवल करती है, जहां पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ, यानी कि वेव भी आपके पास लेफ्ट टू राइट चल रही है और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ क्या कर रहे हैं, आपके पास मूव कर रहे हैं। यानी कि इनकी मोशन और वेव की मोशन एक दूसरे से कौन से एंगल पे है, 0 डिग्री पे, पैरेलल। ये हमारे पास एक दूसरे के क्या पैरेलल है, ये हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। पिछले केस के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर आपके पास एसएचएम कर रहे थे और वेव इधर चली गई, यहाँ पर वेव इधर चली जाएगी और मीडियम के पार्टिकल भी जिस तरफ वेव जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चे, आपके पास मूवमेंट कर रहे हैं। ये ऐसा हो गया जैसे इनके बीच में हमने क्या लगा दी, एक स्प्रिंग लगा दी, एक स्प्रिंग लगा दी, एक स्प्रिंग लगा दी, ये हमारे पास ऐसे हो गया जैसे स्प्रिंग लगा दी। अगर मैं इसके अंदर से वेव चलती है तो कहीं कहीं की स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है और कहीं कहीं की स्प्रिंग क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। मतलब जब वेव इसके अंदर चलती है तो हमारे पास सपोज कि ये पहला पार्टिकल है, तो ये पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल ये बहुत क्लोज हो जाते हैं और फिर दूसरा और तीसरा पार्टिकल यहाँ पे स्प्रिंग ओपन हो जाती है, फिर ये पहला आपके पास और ये दूसरा और ये तीसरा, फिर तीसरे और चौथे के बीच में स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, चौथे और पांचवे के बीच में स्प्रिंग क्या हो जाती है आपके पास, एक्सटेंड एंड सो स्प्रिंग खुलती रहती है, बंद होती रहती है, खुलती रहती है। अगर पहले की खुलेगी तो नेक्स्ट वाले की बंद हो जाएगी, उसके आगे वाले की ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पर ये क्लोज हो जाते हैं, जो क्लोज होंगे वो ओपन भी होंगे और जो ओपन है वो क्लोज होंगे। तो हमारे पास ये आपके पास क्या हो गया, एक तरीके से ओपन हो गए या फार अवे, फिर ये हमारे पास क्लोज हो गए और ये बच्चे हमारे पास ओपन है। तो डिस्टरबेंस ऐसे ही चली ना बच्चे, क्योंकि अभी 1 और 2 क्लोज है। इसके बाद वाली पिक्चर में क्या होगा बता सकता है कोई बच्चा, इसके बाद वाली पिक्चर में क्या होगा, अब 1 और 2 ये ओपन अप हो जाएंगे, ये दूर चले जाएंगे और बच्चे 2 और 3 क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे और फिर 3 और 4 ये आपके पास ओपन हो जाएंगे आपके पास और फिर 4 और 5 ये आपके पास क्लोज हो जाएंगे। ये आपके पास कुछ है जो कि आगे ट्रेवल कर गया, कुछ है जो ट्रेवल किया और जो कुछ ट्रेवल किया उसने क्या किया, उसने बच्चे हमारे पास डिस्टरबेंस थी, उसने 1 और 2 के बीच की अब सेपरेशन बढ़ा दी और 2 और 3 की सेपरेशन कम कर दी, जो पहले ज्यादा थी वो कम कर दी, 3 और 4 की सेपरेशन कम थी उसको इंक्रीज कर दिया, 4 और 5 की ज्यादा थी उसको कम कर दिया, T इज इक्वल टू T/4।
इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये भी देखो एक तरीके से एसएचएम ही हो रहा है। इसके बाद वाले पिक्चर में क्या होगा, इसके बाद वाले पिक्चर में क्या होगा, इसके बाद वाले पिक्चर में 1 और 2 फिर क्लोज हो जाएंगे, 2 और 3 बच्चे फिर ओपन, और ऐसे करते करते यहां से ये स्प्रिंग ओपन क्लोज ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे, और बच्चा हमारे पास डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पे चलती रहेगी। हमारे पास यहाँ पर इसकी शुरुआत भी ऐसे मानी जा सकती है, मैंने 1 को झटका दिया, और जैसे मैंने 1 को झटका दिया 1 और 2 क्लोज हो गए, उसके बाद 1 और 2 ओपन हुए, लेकिन जैसे वो ओपन हुए 2 ने जाके धक्का किसको मारा, 3 को, तो 2 और 3 क्लोज हो गए। फिर बच्चे 2 और 3 क्लोज हुए तो आपके पास 3 वाला आगे भागेगा, फिर वो 3 और 4 क्लोज हो जाएंगे, और ऐसे करते करते क्लोज ओपन, और आपके पास कोई वेव इसमें ट्रेवल करेगी। आप पानी के छप्पड़ में बैठ जाओ, और उस पानी के छप्पड़ में बैठ के अपने हाथ को अब ऐसे रखो, और पानी को ऐसे धक्का मारना स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे धक्का मारना स्टार्ट करो, तो बताओ आपके पास क्या होता है, उसके अंदर पानी जो होता है उसमें वेव्स क्रिएट हो जाती है। उनको हम यहाँ पर कौन सी वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव की सबसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल कौन सी वेव है आपके पास, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हमारे पास इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अब किसी भी मीडियम के अंदर वेव चलने के लिए मीडियम के पास क्या खास बात होनी चाहिए मीडियम के पास होनी चाहिए, नंबर 1 इलास्टिसिटी। आप खुद देख लीजिए, अगर इलास्टिसिटी नहीं होती है तो एसएचएम नहीं होता है। दूसरी चीज, आपके पास यहां पर इनर्शिया होना चाहिए। अगर इनर्शिया नहीं होगा तो मीडियम के पार्टिकल्स मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाएंगे, उसको दूसरी एक्सट्रीम की तरफ भी जाना है, उसको मीन पे आके रुकना नहीं है। मीन पे आते उसके पास इनर्शिया की वजह से वो आगे जाता है दूसरे एक्सट्रीम की तरफ। एक्सट्रीम से वापस कब आता है, ड्यू टू इलास्टिसिटी। तो दोनों चीजें चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेस फ्रिक्शन। जितनी कम फ्रिक्शन होगी आपकी वेव उतनी ज्यादा ट्रेवल करेगी, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी आपके एफर्ट उतने ज्यादा हो जाएंगे, और आपकी जो वेव है उसको चलने में हमको दिक्कत होगी। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि मेरे लिए अब 2 तरह की वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरे बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव on the stretched string, on the stretched string, on the stretched string। अच्छा, यहां पर जो वेलोसिटी हम निकालते हैं उसको निकालने का तरीका मेथड ऑफ डायमेंशन है, जो आपका स्कूल रेकमेंड करता है, मेथड ऑफ डायमेंशन। हाँ, अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर आई वांट दिस डेरिवेशन टू बी डन एट हायर लेवल, तो एक बुक है बच्चा हमारे पास विच इज रेसनिक एंड हेलिडे, और रेसनिक और हेलिडे इसकी डेरिवेशन को फोर्स मेथड से करता है कि अगर एक वेव चलती है तो भैया एक आपको इंपल्स की जरूरत है, एक फोर्स की जरूरत होती है जिसकी वजह से वेव ट्रेवल करती है ना। आपके पास एक रस्सी है, मैं बोलूं वेव क्रिएट करनी है, आप झटका देते हो, झटका देने का मतलब इंपल्स। तो उसके अंदर फिर एक थ्योरी लगाते हैं वो, लेकिन वो हमारे आउट ऑफ द स्कोप है उस डेरिवेशन को करना, वो जरूरी नहीं है कि हम वो डेरिवेशन करें। और स्कूल लेवल के ऊपर मेथड ऑफ डायमेंशन से ही टीचर आपको बोलेगा इसको डिराइव कर देना। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है बच्चा हमारे पास, इस रस्सी का हमारे पास एक मास, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया, और ये एक रस्सी है और इसके पास यहाँ पर एक मास है, और इस रस्सी में टेंशन को क्रिएट किया जाता है। कैसे, जैसे गिटार की तार है, कभी देखा बच्चे गिटार की तार जो लगाई जाती है वो स्ट्रेच्ड होती है, या फिर बच्चे हमारे पास वो ढीली होती है, तो आप बोलते हैं उसको खींचा जाता है, स्ट्रेच्ड होती है। जो तबला होता है, तबले को बजाने से पहले आपको पता है बच्चों उसके साइड पे रस्सियां होती है, वो रस्सियां क्या काम करती है, या फिर जो ढोलक होता है उसके साइड पे भी रस्सियां होती है, वो क्या काम करती है, स्ट्रेच करने का, और स्ट्रेचिंग करके उसके अंदर वेव्स को चलाया जाता है।
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई एक आपके पास रस्सी है जिसकी लेंथ मेरे पास L है और इसका मास मेरे पास है m kg। तो यहाँ पर हम एक चीज को डिफाइन करते हैं विच इज द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी आपके पास किसके बराबर है? इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। अब ये भी बच्चा बोलता है सर कहाँ पर क्या है सर, म्यू तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होता है, म्यू सर आपके पास ये भी होता है, +2 में चले जाओगे तो म्यू आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। सर एक्चुअल में म्यू है क्या? तो सिंबल हो जाता है यूनिट्स ml-1 लीनियर मास डेंसिटी। और हमारे पास इस वायर को स्ट्रेच कर दिया जाता है। अब एक बात बताओ, जो गिटार की मोटी वायर है और गिटार की जो पतली वायर है, क्या दोनों में से सेम आवाज आती है कि डिफरेंट आती है? सेम नो आवाज आती सर, है, नो डिफरेंट सर, आती है। डिफरेंट आती है। और डिफरेंट। डिफरेंट क्यों आती है बच्चा हमारे पास? इसकी वजह बच्चा हमारे पास यही बनती है क्योंकि बच्चा हमारे पास बिल्कुल बच्चे, क्योंकि उनकी लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग। तो यहाँ पर मेरे पास टेंशन टी और टेंशन टी, ये बोला गया कि जो वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन के पावर x एंड म्यू के पावर आपके पास y। म्यू के पावर बच्चा हमारे पास y। चलिए, सो ये हमारे पास यहाँ पर ये वाला रिलेशन बच्चा आपके पास आ जाता है। अभी देखते हैं आपके पंजाब की अभी तक मेरिट लिस्ट आई नहीं, अभी ऑल ओवर इंडिया के कोटे ओपन हुए। पता लगा बच्चे आपको कि 611 नीट की आपके पास ऑल इंडिया कोटा के अंदर बच्चे क्या गई है, कट ऑफ गया 611। 611 और ये बहुत जिसके अंदर से आपके पास यहाँ पर बड़ी अजीब सिचुएशन है। 611 मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं जो 600 प्लस है, ठीक है, लेकिन एक बात समझो कि बेटा वो उन्होंने इतनी मेहनत की। हाँ, उनके फिजिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल के आसपास ही है, उनके केमिस्ट्री और बायो के अंदर 94-93 परसेंटाइल के आसपास है, फिजिक्स उनकी 99 परसेंटाइल आ रखी है उनके अंदर से। तो भाई साहब वो भी गया, तो भाई साहब मायूस हो चुके हैं, मतलब कि मायूस सर ऑल इंडिया कोटे में तो सर कहीं पर सर मैं बोला हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर ये डेरिवेशन कैसी हुई मतलब? मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर। तो बेटा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे ड्रीम कर रहे हैं कि मुझे भैया यहाँ पर पहुंचना है, किसी एक पॉइंट के ऊपर किसी एक जगह पे पहुंचना, तो बच्चे मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और वहां पर बच्चा आपको दिन रात एक करना पड़ता है, दिन रात एक। और जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको जो जो बात बोली गई, अब वो पॉइंट तो वहीं पर आ जाता है ना कि उनको जो जो बोला गया उन्होंने वही काम किया, ना उससे ज्यादा किया ना उससे कम किया। तो अपने आप उनको मैंने बोला था कि भैया देख इतनी तो परसेंटाइल मैं तुम्हारी दिलवा दूंगा फिजिक्स के अंदर, लेकिन बच्चा अब उनको ये दुख होता है सर कि अगर हम बाकियों में भी कर लेते तो शायद से थोड़ा हो जाता। मैं बोला यार अब वो चीज एक अलग चीज है, लेकिन पॉइंट है बेटा मायूस हो जाता है जब आपके 600 प्लस नंबर है। 600 प्लस बहुत बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, लेकिन रैंक इतना नहीं आ रहा है कि आप अगर दिल्ली में या कहीं और सीट लेना चाहते हो तो आपको सीट नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल है बच्चे, आपके टाइम तक आते आते ये और ज्यादा सिवियर हो जाएगा। हाँ जी बोलो बोलो बच्चे, क्या बेटा बोल रहे हो? बोल रहे हो सर शौर्य? वो सर डेरिवेशन v प्रोपोर्शनल टू t पावर x और ये कोफिशिएंट की पावर y, ये बोलो। कैसे आया मतलब? सर समझ ये नहीं, से समझ नहीं है। क्या क्या बच्चे बोलो बोलो शाबाश। सर ये बात दोबारा रिपीट कर दो। बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास एक रस्सी होती है, गिटार की एक वायर होती है, उसको स्ट्रेच करते हो, उसके पास एक मास होता है, उसकी एक लेंथ होती है। पता लगा, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे कि ढीली वायर पे आपके पास गिटार की वायर प्ले करती है, आपने बोला नहीं, तो इसका मतलब वेलोसिटी टेंशन पे डिपेंड करती है। मैंने बोला मोटी वायर और पतली वायर दोनों की लेंथ सेम होती है लेकिन आवाज सेम आती है, आप बोलना नहीं, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो लीनियर मास डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। 2 चीजें मैंने पूछी, आपने यस दोनों का सर। जवाब हाँ दिया, तो इसका मतलब वेलोसिटी टेंशन की पावर x और बच्चे आपकी लीनियर मास डेंसिटी की पावर y पे डिपेंड करती है। बस इतनी सी बात है, आया ना? यस आया सर। ना? तो ये यही तो पहले चैप्टर में सीखा था आपने कि ये दोनों चीजों पे आपके पास डिपेंड करती है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर x और म्यू की पावर y। सर यही इसकी डेरिवेशन है सर? क्या बेटा? सर मतलब यही ऐसे डेराइव हो जाता है ये?
बेटा सारे मेथड ऑफ डेरिवेशन ऐसे ही है, सारे मेथड ऑफ डेरिवेशन यही है। क्यों नहीं होता बच्चा हमारे पास? अगर ऐसे नहीं होता तो इसको एनसीईआरटी वाले रखते नहीं इसको, हाँ या ना? क्यों? ओके सर, हाँ या ना? मतलब अगर आएगा तो मैं सीधा ये एक ड्राइंग बनाऊंगा हाँ, और मैंने आपको क्या बोला बच्चे, ये तो आपके पास है कि भैया स्कूल लेवल के हिसाब से तो आप ये बोलोगे कि भैया ये ऐसे होता, और ये कौन सा तुम पहली बार कर रहे हो? जब आपने स्टोक्स लॉ डिराइव किया था तब कैसे डिराइव किया था? मुझे एक बात बता कि भैया ये बॉल है, इसका रेडियस r है, वेलोसिटी v है, ये किसी मीडियम में जा रही है जिसका विस्कस मीडियम ये है, तो इसमें फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्या लगेगी? तो वहां पर भी तो किया था, यहाँ पर भी तो कर रहे हैं। यस सर, तो v इज इक्वल टू k t की पावर x म्यू की पावर y, जहां पर k क्या है बच्चे? दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हाँ, ये है सिंपल, लेकिन इसको आपको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है। सो दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब क्या रह गया? सो m की पावर 0 lt माइनस 1, टेंशन फोर्स होती है mlt माइनस ऑफ 2 के पावर x, और ml माइनस 1 की पावर आपके पास y, ये हमारे पास आ जाती है। इसके बाद आपके पास m की पावर 0 lt माइनस ऑफ 1, तो हमारे पास यहाँ पर m की पावर जगजोत क्या आ जाएगी? x प्लस ऑफ y, l की पावर क्या आ जाएगी? आपके पास आ जाएगा x, और यहाँ पर माइनस ऑफ y, तो जगजोत t की पावर कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ 2x। कोमल परनीत लग गया पता? अब क्या रह गया? कंपैरिजन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आपके पास माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, कैंसल कैंसल कैंसल, तो x इज इक्वल टू हाफ, x is equal to half, therefore half plus of y is equal to 0, and therefore y is equal to minus of y is equal to minus of। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके रिजल्ट आपके पास आ जाती है। तो अब बताओ कि आपके पास इसकी वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? अब k की वैल्यू 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एंड दिस इज अ t अपॉन आपके पास म्यू, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे? वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द आपके पास स्ट्रेच्ड पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि मेरे पास एक वायर है, एक वायर है जिसका मास बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? जिसका मास बच्चा हमारे पास 200 ग्राम के बराबर, और जिसकी लेंथ बच्चा हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इस वायर के अंदर जो हमारे पास टेंशन टी है, जो टेंशन टी है, इस वायर के अंदर जो टेंशन टी है वो हमारे पास करीबन 100 न्यूटन के आसपास है। मुझे कैलकुलेट करके बतानी है द वेलोसिटी ऑफ द wave, the velocity of the transverse wave on this wire, the velocity of the transverse wave on this wire। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? हमारे पास म्यू किसके बराबर है? तो म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मेरे पास आ गया 200 ग्राम है, तो नीचे बच्चा हमारे पास 1000 आ जाएगा। मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, तो बच्चा हमारे पास नीचे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाता है? 1 मीटर। तो सेंटीमीटर है तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी 2 kg पर मीटर, ये मेरे पास 2 kg पर मीटर। मैंने इसकी कन्वर्जन कर दी है एसआई सिस्टम के अंदर। लास्ट रह गया बच्चे, अब मुझे ये निकालने वाला कि इसमें वेलोसिटी किसके बराबर होती है? अंडर रूट ऑफ टेंशन टी अपॉन म्यू। म्यू बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। टेंशन मेरे पास 100, म्यू मेरे पास 2, तो अंडर रूट ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा? 50, और दिस विल बी इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ 2, 25 इंटू 2, तो 25 का रूट आपके पास कितना आ जाएगा? 5 रूट 2, और दिस इज 5 इंटू 1.414, और दिस विल बी इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास कितना आएगा? 7.0
मीटर पर सेकेंड। लग गया पता क्वेश्चन कैसे करना? लग गया पता बच्चे क्वेश्चन कैसे करना? यस लग गया पता? बहुत आसान। नेक्स्ट वन अब यहां पर उल्टा भी हो सकता है। टीचर आपको वेलोसिटी और टेंशन देके आपको मास पर यूनिट लेंथ निकालने को बोले, या लेंथ दे दे मास निकालने को बोल दे, हम कर सकते हैं कुल मिलाकर क्वेश्चन। तो टीचर अब तुम्हारे दिमाग के साथ कैसे खेलेगा, मैं बताता हूं तुम्हारे दिमाग के साथ कैसे खेलेगा। क्योंकि इस वायर के अंदर एक टेंशन है, और टेंशन की वजह से बच्चा हम बोल सकते हैं कि आपके पास स्ट्रेस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आप वायर को खींचोगे तभी टेंशन होगी, और जब वायर को आप खींचते हो तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है बच्चा, हमारे पास किसी किस्म से आपके पास उसमें टेंशन भी डेवलप हो जाती है। ठीक है सर, अब कुछ काम करके देखते हैं। हम कुछ इंटरेस्टिंग बच्चे यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। पहला तो टीचर ये बोलेगा कि अगर मेरे पास मेरी टेंशन, अगर यहाँ पर टेंशन जो है बच्चे ये x% से चेंज हो जाती है, जहां पर x जो है वो लेस देन आपके पास 5% है, तो वेलोसिटी के अंदर परसेंटेज चेंज कितने के बराबर आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आपके पास x% का चेंज आ जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि टेंशन की पावर आपके पास हाफ है। और लेकिन ये वैलिड कब होगा? जब आपका परसेंटेज चेंज 5% से कम होगा। ये क्वेश्चन आते हैं टिपिकल क्वेश्चन, वही एरर वाले। अब तो इसके अंदर पता होना चाहिए कि ऐसा वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। अगर टेंशन में x% का चेंज आता है तो आपकी वेलोसिटी के अंदर हाफ इंटू x% का चेंज। हाफ क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास अंडर रूट जो होता है वो हाफ को रिप्रेजेंट करता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चा हमारे पास, मेरे पास यहां पर वेलोसिटी v है, और ये अंडर रूट ऑफ टेंशन t, और ये मेरे पास आगे मास पर यूनिट लेंथ। देखते चलना, मास पर यूनिट लेंथ। अब देखते चलो मेरे पास क्या करते हैं इसके अंदर से, मैं यहां पर इसको ऐसा करता हूं कि एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा? एरिया किसका होगा? तो ध्यान से देखो, ये जो वायर है, ये वायर का आपके पास कोई ना कोई एरिया भी तो होगा, ये आपके पास कोई ना कोई एरिया भी तो होगा। आप इस वायर को खींचते हो तभी तो इसमें क्या डेवलप होती है आपके पास, टेंशन टी। इसके अंदर क्या डेवलप हो जाती है, टेंशन टी। इसके अंदर क्या डेवलप हो जाती है, टेंशन टी। ये टेंशन टी तभी डेवलप हो जाती है। और टेंशन टी एक तरीके से स्ट्रेस को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टेंशन टी अपॉन एरिया ए। ये मेरे पास एरिया ए है। कई बार टीचर हो सकता है इस एरिया ए को सर्कल के एरिया से भी रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि वायर एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करती है, और सिलेंडर के एंड के ऊपर आपका अगर रेडियस आर है तो ये हमारे पास पाई इंटू आर स्क्वायर भी दिया जा सकता है। तो स्ट्रेस आ गया टेंशन अपॉन एरिया। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास यहां पर आपके लिए अंडर रूट ऑफ, ये मेरे पास टेंशन अपॉन एरिया, तो मेरे पास आ गया स्ट्रेस। अब आपके पास देखियो, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, बताओ कोई बच्चा, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम मास के नीचे आ सकता है। वॉल्यूम मास के नीचे, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाती है, डेंसिटी। तो फिर सर पिछली वाली डेंसिटी कौन सी थी, लीनियर डेंसिटी। ये अब कौन सी डेंसिटी है सर, ये डेंसिटी आपके पास है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे टीचर क्वेश्चन घुमा देगा, ये सेम वही ट्रांसवर्स वेव है, ये वही ट्रांसवर्स वेव है। देखो ये बेटा काके, ये वही ट्रांसवर्स वेव है जिसको हम पढ़ते आ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है बच्चा हमारे पास, अब टीचर ने यहाँ पर उस वायर का डेंसिटी ले ली, वायर को स्ट्रेस के टर्म के अंदर वो बोलेगा, आंसर आपके पास अब इस तरीके से निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। स्कूल के अंदर पहले एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना, टीचर ये पेपर में डालेगा कि भी नहीं डालेगा, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये कंफर्म कर लेना कि आप तो टीचर ये वाला स्कूल के अंदर टॉपिक डालेंगे भी कि नहीं डालेंगे, एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है बच्चे आपके पास कि ये वाले टॉपिक आपको स्कूल के अंदर पूछे जाएंगे। 2-4 चीजें आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो कोई बच्चा उठता है कहता है सर स्ट्रेस जो होता है
सर जो स्ट्रेस होता है ना, मैं बोलता हाँ सर जी, जो स्ट्रेस आपके पास होता है वो सर आपके पास हो जाता है सर आपका इलास्टिक कांस्टेंट जी, एंड मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन हो जाता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या सर, अब मैं स्ट्रेस को चेंज कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप स्ट्रेस को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, किससे चेंज कर सकते हो? तो सर हम चेंज कर सकते हैं इलास्टिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन से। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहने का मतलब मेरे पास वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब आप देखते जाओ, ये मेरे पास था, तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेस की जगह इलास्टिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू एरिया ए एंड डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास मास, अब देखते चलना, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया मास और आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय, आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, स्ट्रेन आ गया। सो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। अब देखते चलना, तो मेरे पास अब नीचे के, अब यहाँ पर देखा जाए तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इलास्टिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू एरिया, चेंज इन आपके पास लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये बच्चा हमारे पास मास आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास कैंसल और ये भी कैंसल। अब बताओ एरिया इनटू चेंज ऑफ लेंथ क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है, ये एक तरीके से चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है। तो हमारे पास ए और नीचे मास अपॉन आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है। तो हमारे पास अब वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला, एंड दिस इज इलास्टिक कांस्टेंट ए, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास मास अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो स्लाइटली आपकी डेंसिटी के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो ये हमारे पास आगे के चलने वाले फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूलों के ऊपर टीचर आपको पूछेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टीचर आपको इस फॉर्मूले से आगे की तरफ लेके जाएगा। स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी, स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी पहला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन बच्चा, अब हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाएगा कि किसी एक वायर के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और उस वायर की जो डेंसिटी थी, निकालने को भी बोल सकता है, दे भी सकता है भैया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास उसकी जो डेंसिटी थी, दैट डेंसिटी वाज इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास थी 5 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यह आपके पास इसकी डेंसिटी थी। मुझे बताना है इसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव किसके बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ, ये बच्चे स्ट्रेस आ गया 2 × 10⁵, डेंसिटी 5 × 10⁻³ एंड अंडर रूट ऑफ, अब बताओ किसके बराबर आ जाएगा? सो इसको 20 × 10⁴ और 5 × 10⁻³ आपके पास 3, तो ये कैंसल होके 4 का रूट बच्चे 2, और यहाँ पर ये कैंसल होके 10, तो 2 अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10 बच्चा हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग हो जाता है, 3.3 ले लेते हैं। सो दिस विल बी 2 × 3.3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6.6 मीटर पर सेकंड। कुछ मुश्किल है? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व। और डेंसिटी टीचर निकालने को भी बोल सकता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ये मत कहना कि नहीं सर डेंसिटी तो हमको पता ही होनी चाहिए, नहीं, टीचर बोल सकता है कि ये मेरे पास, और हाँ डेंसिटी मुश्किल तरीके से भी निकालने को बोल सकता है। वो वायर की लेंथ दे देगा, रेडियस दे देगा, मास दे देगा, तो आपकी डेंसिटी कैसे निकलेगी? तो मास आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम, और बहुत केसेस हैं कि मास πr², और बच्चा हमारे पास लेंथ है, जहां पर आर आपके पास रेडियस ऑफ द वायर होगा, और एल मेरे पास क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द वायर। अब इसके अंदर टीचर घुमाएगा, मैंने रेडियस डबल कर दिया, मैंने लेंथ हाफ कर दी, मास सेम रखा, और बताओ कि अब मुझे एक बात बताओ कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास जो आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव है वो कैसे चेंज हो जाएगी? भैया ये करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। टीचर तो ऐसे तो क्वेश्चन पूछता है, टीचर को तो ये चाहिए कि मैं लेंथ को डबल कर दूं, इसको हाफ कर दूं, ऐसा कर दूं, तो क्या होगा? यहाँ टीचर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, देखिए टीचर क्या क्वेश्चन देगा आपको, मेरे पास जी 2 वायर्स, ये 2 वायर्स,
ये दो वायर्स के अंदर आइडेंटिकल टेंशन लग रही है, ठीक है जी, आइडेंटिकल टेंशन लग रही है, लेकिन एक वायर की लेंथ दूसरे के डबल है और रेडियस भी डबल है। अब देखो दो चीजें, लेंथ भी डबल है, रेडियस भी डबल है। और बच्चा हमारे पास लेंथ एल, रेडियस आर, रेडियस 2r। क्लियर होगी बात। लेंथ आपके पास क्या, ओके आई एम सॉरी, 2l हो जाएगी। मास, लेकिन एक चीज वो बोल रहा है कि यहाँ पर मास इसका भी mkg है और इसका भी आपके पास mkg है। मास दोनों का सेम कर दिया। टेंशन, वो ये बोल रहा है दोनों रस्सियों में टेंशन भी मैंने क्या कर दी, सेम प्रोड्यूस कर दी। मतलब कि वो कुछ भी डिफरेंट भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि सेम ही रखेगा। अब वो बोलता है कि अगर इसमें ट्रांसवर्स वेव जाती है और इसमें जाती है तो दोनों के ट्रांसवर्स वेव के रेशो बता, ऐसा क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर टेंशन टी, मास m, लेंथ डिफरेंट है, तो इसके लिए म्यू1 किसके बराबर आ जाएगा, m/l। इसके लिए म्यू2 किसके बराबर आ जाएगा, बताओ, m/2l। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, √t अपॉन आपके पास म्यू1। यहाँ पर वेलोसिटी v2 किसके बराबर आ जाएगी, √t डिवाइडेड बाई म्यू2, √t डिवाइडेड बाई म्यू2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो मान लो चलो म्यू के बराबर है, तो √t अपॉन म्यू। अब बताओ यहाँ पर म्यू2 किसके बराबर है, म्यू2 म्यू1 के कितने टाइम्स है, तो म्यू2 आपके पास क्या, हाफ ऑफ, दिस इज हाफ ऑफ म्यू1। तो म्यू1 को मैंने म्यू मान लिया। तो कोई बच्चा बता सकता है कि अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, t डिवाइडेड बाय, जो म्यू2 है वो हाफ ऑफ म्यू1 है, हाफ ऑफ म्यू है, तो आपके पास म्यू नीचे चला जाएगा, 2 आपके पास ऊपर चला जाएगा। तो बताओ अब इसकी वेलोसिटी क्या है, √2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट वायर। क्वेश्चन टीचर ऐसे पूछे, आई थिंक सो। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना, इन क्वेश्चंस को हैंडल हमने कैसे करना है, ये आपके पास आ जाता है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, जो क्वेश्चन अब मैं आपको पूछूंगा, और वो क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर ये वायर अपने आउन वेट, अपने वेट की वजह से बच्चे कहीं पर सस्पेंडेड है, अपनी वेट की वजह से इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब इसमें से कोई आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ अपने वेट की वजह से, इसमें ग्रेविटी की वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो अब आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। ये मेरे पास एक सीलिंग है और ये बच्चा आपके पास रस्सी को लटका दिया गया, इस रस्सी की लेंथ मेरे पास किसके बराबर है, इस रस्सी की लेंथ मेरे पास यहाँ पर L के बराबर है, इसका मास मेरे पास किसके बराबर है, mkg के बराबर है, और इसके वेट ग्रेविटी की वजह से आपके पास क्या है, इस वायर के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगी। टीचर बोलता है इस वायर के अंदर हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दी ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको खींच रही है। और सपोज कि कोई पर्सन इस वायर के अंदर जर्क देता है और जैसे कोई पर्सन इसको जर्क देता है तो इसमें बताओ वेव कैसे ट्रेवल कर जाएगी, ऐसे। ये वेव बच्चा हमारे पास इसके अंदर इस तरीके से ट्रेवल करती हुई ऊपर की तरफ को पहुंच जाएगी, हाँ या ना। ये वायर के अंदर बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को चली जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, ऐसे केस में जब टीचर बोलता है कि वायर में अपने वेट की वजह से जो है एक वेव प्रोड्यूस हुई, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, इसके वेलोसिटी वेरिएबल होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वेलोसिटी वेरिएबल होगी, तो बच्चा बोलता है कैसे, मैं उसको समझाता हूँ। हमारे पास स्ट्रेच्ड वायर के अंदर जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करोगे, आप बोलोगे सर टी, √t अपॉन म्यू। तो म्यू क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर म्यू तो यहाँ पर कांस्टेंट है m/l। क्या टेंशन कांस्टेंट है यहाँ पर, क्या टेंशन कांस्टेंट है यहाँ पर, बताओ शाबाश मुझे, आंसर है नहीं। क्यों टेंशन कांस्टेंट नहीं है, सपोज कि मेरी वेव यहाँ पर पहुंच गई है, x डिस्टेंस पे मेरी वेव पहुंच गई, मेरी वेव जब x डिस्टेंस नीचे पहुंचेगी तो अब ऊपर वाली में आपके पास ऊपर वाले हिस्से में
जो L माइनस एक्स हिस्से के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? वो आपके पास इस हिस्से के वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि जो मास है आपके पास x kg का, उसकी वजह से, उसके वेट की वजह से ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रही है? टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। यहां पर ए पॉइंट को अगर मैं मानता हूं तो ए पॉइंट की टेंशन जो नीचे वायर रह गई है, वो नीचे वाली वायर उसको खींचेगी, तभी तो ऊपर टेंशन प्रोड्यूस होगी ना। है ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी कि जो टेंशन है आपके पास किसी भी सेक्शन के अंदर, किसी भी छोटे से सेक्शन के अंदर, वो बच्चा आपके पास इज ड्यू टू दी, इज ड्यू टू दी, ड्यू टू दी वेट ऑफ, ड्यू टू दी वेट ऑफ दी, वेट ऑफ दी, वेट ऑफ द सेक्शन बिलो, वेट ऑफ द सेक्शन या फिर लेंथ बिलो, लेंथ बिलो जो उसके नीचे की तरफ है। पंजाब में बिलने का मतलब अलग होता है, यहाँ पर बिलो का मतलब अलग है। ठीक है, तो हमारे पास वो जो वायर है, सोचो ना बच्चे, मेरे पास यहाँ पर के वायर, ओहो मास्क भी टूट गया, मास्क भी आजकल ऐसे आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो वायर के अंदर आपके पास किसी तरीके से वेव चल रही है, तो वेव ऊपर जाएगी तो ऊपर टेंशन चाहिए। ये टेंशन मेरी उंगलियों की वजह से जो नीचे इसको खींच रही है ऊपर वाले, तो हमारे पास जब मैंने इसको खींचा तो इस सेक्शन के अंदर जो टेंशन है वो नीचे वाली जो सेक्शन है, नीचे वाले लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि ऊपर वाले पे। ये पहला कॉन्सेप्ट है, सोच के देखना ये ट्रू है या फॉल्स। अगर फॉल्स लगता है तो आप डिस्कस कर सकते हो, ट्रू लगता है तो हम आगे चलते हैं। ट्रू है ये वाली चीज, समझ में आ रही है ना? क्योंकि नीचे आप खींचोगे, नीचे वाला सेक्शन उसको खींचेगा, तभी तो ऊपर टेंशन प्रोड्यूस होगी, ऊपर टेंशन प्रोड्यूस होगी तो वेव ऊपर जाएगी। ये बात पता लग गई आपको? आया ना? लगी पता कि मैं दोबारा समझाऊं? बोलो शाबाश। अरे लगी पता काको? दोबारा समझा दो सर। देख, एक बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास यहां पर एक वायर, ये मेरे पास एक वायर है, ये सीलिंग आ गई और नीचे मेरे पास यहाँ पर वायर। इस वायर के अंदर टेंशन किसकी वजह से हम बोल रहे हैं प्रोड्यूस हो रही है? वेट की वजह से, वेट की वजह से हो रही है। अब अगर आपकी वेव यहां पहुंच गई, उसने ऊपर जाना, इसके आपके पास वेव यहां से x डिस्टेंस कवर करके आ चुकी है ए पॉइंट पर, और उसने वेव ने ऊपर की तरफ को ट्रेवल करना है, यहां से ऊपर की तरफ को ट्रेवल करना है। तो ऊपर वाली वायर के अंदर टेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले बताओ बच्चे मुझे, यहाँ पे टेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये टेंशन जो होगी और वो किसकी वजह से है? नीचे जो रस्सी का वेट है। तो जो ऊपर बच्चा हमारे पास टेंशन होगी वो रस्सी के कौन से वेट की वजह से होगी? जो रस्सी का आपके पास ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से को नीचे खींचेगा, तभी तो बच्चे ऊपर टेंशन प्रोड्यूस होगी ना। हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये वाला हिस्सा क्या करेगा? ऊपर वाले हिस्से को पुल करेगा, तभी तो ऊपर टेंशन प्रोड्यूस होगी ना लड़के। हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहा है? तो वो जो पुल कर रहा है वो किसकी वजह से पुल कर रहा है? तो आप बोलोगे सर अपने वेट की वजह से, अपने वेट की वजह से। मैं ये समझा रहा हूँ, यानी इस हिस्से का जो वेट होगा, वो वेट बच्चा हमारे पास ऊपर वाले हिस्से को पुल करेगा, तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, और अगर इसमें टेंशन है तभी तो नीचे वाली वेव ऊपर की तरफ को जाएगी, नहीं तो नीचे वाली वेव आगे जाएगी नहीं। रस्सी में आपके पास वेव को जाने के लिए उस रस्सी में टेंशन, खिंचावट होनी जरूरी है। अगर उसमें खिंचावट नहीं है, इनर्शिया नहीं है, खिंचावट नहीं है, तो वेव आगे जाएगी नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे वाले, इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे वाले हिस्से की वजह से ऊपर टेंशन होती है और आपके पास क्या जाती है बच्चे? वेव ऊपर की तरफ को चली जाती है। अब आगे चलते हैं, तो मतलब इस हिस्से के अंदर का जो वेट है उसकी वजह से ऊपर टेंशन आ जाती है। अब देखो टेंशन कैसे निकालते हैं। एक चीज है द टेंशन, तो वेट ड्यू टू द एक्स लेंथ, क्योंकि मुझे अब वेट चाहिए, वेट ऑफ सिर्फ मुझे एक्स लेंथ चाहिए नीचे वाले की। तो बताओ इसकी वेट कैसे निकालोगे? आपके पास पूरी लेंथ का मास मेरे पास m kg था, हाँ या ना? तो बताओ यूनिट लेंथ का मास कितने के बराबर था? m/kg
x इंटू बच्चे आपके पास kg के बराबर, जिसको हमने म्यू भी दिया। तो बताओ x पार्ट का लेंथ कितने, x पार्ट के लेंथ के वेट कितने के बराबर हो जाएगा? तो आप लिख दोगे m/l इंटू x kg, हाँ या ना? एंड देयरफॉर द वेट ऑफ द x लेंथ कितने के बराबर आ जाएगा? m/l इंटू x मल्टीप्लाइड बाई g। तो x पार्ट का ये वेट आ जाएगा, वेट आ गया। और इसी वेट की वजह से मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ऊपर टेंशन T प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर होगी बात? और देयरफॉर अब देखिए वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, टीचर आपको ये बोलेगा कि बताओ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या होगी फ्रॉम द बॉटम। ये वेलोसिटी ऑफ द वेव है फ्रॉम एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वायर, लेकिन ड्यू टू इट्स ऑन वेट है, क्योंकि ये एक सेक्शन, एक स्टडी है बच्चा हमारे पास, तो ये अंडर रूट ऑफ टेंशन T m/l इंटू एक्स इंटू जी। और नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ गया? म्यू आ गया, नीचे बच्चा हमारे पास म्यू आ गया। तो ये टेंशन T आ गई, ये बच्चा हमारे पास टेंशन T, ये म्यू। और मास पर यूनिट लेंथ भी क्या होता है? म्यू होता है। तो ये m/l और ये म्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आप बताओ वेलोसिटी फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू द velocity of the transverse wave from the bottom at the distance x, ये किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ x इंटू जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपको क्वेश्चन स्कूल में तो नहीं आएगा, कंपटीशन के अंदर तो अब इसकी डेरिवेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई रस्सी अपने वेट की वजह से टेंशन प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके बॉटम से जब वेव ऊपर की तरफ को जाएगी, तो जैसे जैसे वो ऊपर चलती जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ वेव बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? जरा सोच के देखो। जब आपने शुरुआत की होगी तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। अब टीचर यही तो बोलेगा, टीचर आप मुझे बोलेगा कि ये बात बता कि इसको जब ये आधी लेंथ पे पहुंचा तो वेलोसिटी क्या है, जब ये 3/4 लेंथ पे पहुंचा तो आपकी वेलोसिटी क्या, इन वेलोसिटीज की रेशियो क्या? यार यही वो तो आपको पूछेगा। तो velocity of the transverse wave in the stretched wire due to the on weight from the bottom to the point x is given by under root of x into g, where g is acceleration due to gravity. So यहाँ पर पहली चीज क्या आ गई? वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इस केस में द वेलोसिटी इज वेरिएबल, द वेलोसिटी इज वेरिएबल, द वेलोसिटी इज वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट नहीं, अब ये कांस्टेंट नहीं है। अब मेरे पास दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। दो क्वेश्चन क्या आ जाते हैं बच्चे? द टाइम, और मैं पहले जनरल बात करूंगा, टाइम टेकन बाय द वेव टू कवर the time taken by the wave to cover। यहां पर बच्चा आपके पास कवर करना है, कवर दी टू पोजीशंस। मेरे पास दो पोजीशंस को कवर करने के लिए आपको यहां पर बच्चे कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? कहने का मतलब मेरी वेव यहां पर ट्रेवल कर रही है, और जब ये ट्रेवल करेगी आपके पास इसके अंदर, इस वायर के अंदर, अपने वेट की वजह से। और अब टीचर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे पास मुझे x1 से यहां पर x2 के बीच में जाना है, तो यहां पर वेव को कितना टाइम लगेगा x1 से x2 की तरफ जाने के लिए? ये वेव को कितना टाइम लगेगा x1 से x2 की तरफ जाने के लिए? अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। कैसे करोगे मैं बताता हूं। हमारी जो वेलोसिटी है, ये बच्चे आपके पास क्या है? अंडर रूट ऑफ x इंटू जी। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जी, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt आपके पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x इंटू जी। यहां पर मेरे पास dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g इंटू dt। इंटीग्रेटिंग। अब यहां पर इंटीग्रेट कैसे करना है? मुझे x1 से x2 की तरफ जाना है, इसको हम ओरिजिन मानते हैं। तो हमारे पास हम x1 से आपके पास x2 की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट वन, अगर x1 से x2 की तरफ को जा रहे हैं तो बताओ भी इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अब मेडिकल वाले बच्चों को ये आगे करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा फॉर्मूला याद भी कर सकता है। तो x की पावर -12, तो इंटीग्रेशन x की पावर -12 प्लस ऑफ 1।
नीचे माइनस हाफ प्लस ऑफ 1। लिमिट क्या है बच्चे, x1 से लेके आपके पास x2, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ जी, और टाइम कितना लग रहा है t, और लिमिट है 0 से लेके t। मैंने मान लिया कि वेव यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे t तक पहुंच रही। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो x की पावर हाफ कितनी हो जाती है, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1, हाफ 1 माइनस हाफ, तो ये भी बच्चे हाफ, तो इसका 2 ऊपर चला जाएगा 2। अब इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस अंडर रूट ऑफ x1, ये हमारे पास, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी। इतना टाइम लगेगा इस वेव को क्या कवर करने के लिए, इस वायर पे कोई भी दो पोजीशंस को क्रॉस करने के लिए। अब ये टीचर आपको दिमाग खाएगा, टीचर बोलेगा L/2 से 3L/4 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो कोई भी दो पॉइंट्स दे देगा, लेकिन वो पॉइंट्स कहां से दे रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स बच्चे कहां से होने चाहिए, शाबाश बता दो, ये पॉइंट्स आपके पास कहां से होने चाहिए, फ्रॉम द बॉटम। अब बताओ, अगर मुझे तुम्हें परेशान करना है तो जानबूझ के ये मैं पॉइंट्स कहां से दूंगा, बताओ कहां से दूंगा, टॉप से, है ना। मैंने आपको परेशान करना है, ये सारे डिस्टेंसेस बॉटम ऑफ द वायर से होते हैं, लेकिन मैंने अगर परेशान करना है तो मैं पॉइंट्स दे दूंगा टॉप से, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप और करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या, कि फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों पॉइंट बॉटम से कहां कहां पर लोकेटेड है। तो ये मेरे पास टाइम आ जाएगा, ये मेरे पास टाइम है, इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन भी आ जाएगा, और ये t इज इक्वल टू, मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा, और यहां पर अंडर रूट ऑफ x2 डिवाइडेड बाई जी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x1 बाई जी, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगेन बहुत कम बच्चों को ये बात पता है भाई। अब मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो क्या क्वेश्चन है, अब देखते हैं कोई बच्चा जवाब दे पाता है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस वायर में एक वेव को कंप्लीट टॉप तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है। यहाँ पर अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया जो डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है, मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, और ये वायर की मेरे पास एक x1 0 हो जाएगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली काके, ये मेरे पास, अब तू समझ गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया, और ये मेरे पास 0 हो जाता है, x 0 है। यहाँ पर वायर ने यहाँ पर पहुंचना, ये वायर के अंदर वेव ने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचना है। टीचर ने बोला जी टाइम कितना लग जाएगा, तो आप बोलोगे 2 अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू l होगी, x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो l अपॉन जी माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 बाई जी। तो वेव को टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास 100 में से सिर्फ बच्चा आपके पास 5 या 6 बच्चों को पता होता है ये क्वेश्चन का आंसर, अदरवाइज नहीं करते बच्चे को यहां तक पहुंचते बच्चा जो है ना वो मतलब कि एक तरीके से हो जाता है, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मैं ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बच्चा बहुत सारी चीजों में फंस जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बच्चे इधर भागता है उधर, तो वो जो है बच्चे समझ नहीं पाता है कि चलती रेस के अंदर अगर आप अपने घोड़ों को बच्चे चेंज करते हो, ये +1 और +2 चलती हुई रेस है, चलती रेस के अंदर अगर आप अपने घोड़ों को चेंज करोगे तो शुरुआती दौर में तो आपको यही लगेगा कि मेरा घोड़ा फास्ट चल रहा है, पिछला घोड़ा धीरे चल रहा था, लेकिन पॉइंट ये है बच्चा हमारे पास, या पिछला घोड़ा बेकार था ये अच्छा है, लेकिन पॉइंट ये है कि यार शुरुआती दौर के ऊपर बिगिनर्स चीज बढ़िया लगती है। पॉइंट ये कि आप उस रेस को जीतने के चांसेस बहुत कम आ जाते हैं जब आप घोड़ों को चेंज, तो अपनी थिंकिंग नहीं चेंज करनी, अपने आप अपने पेस पे काम करते रहो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, जरा सोच के बताओ, क्या मैं बताऊं, यहाँ पर आपके पास क्या ये वेव एक्सेलरेट की, क्या इस वेव ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, यस और नो, बिल्कुल प्रोड्यूस की। यहाँ पर इस वेव की एक्सेलरेशन कितने के बराबर होती है, तो ये एक्सेलरेशन मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब आप बताओ कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे नहीं, किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे, तो आपकी एक्सेलरेशन हो जाती है v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx। क्यों मैंने ये फॉर्मूला लगाया, dv अपॉन dt क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का, तो अंडर रूट ऑफ x इंटू जी। अब इसको डिफरेंशिएट, सर डिफरेंशिएशन भूल चुके हैं, तो भैया देखो अब आप भूल गए हो
तो उसको कवर करो, फटाफट कवर करो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये बच्चा हमारे पास जी ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका अंडर रूट ऑफ जी बाहर आ जाएगा। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स को, तो हाफ इंटू एक्स इंटू हाफ माइनस ऑफ वन। आगे चलो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ जी अंडर रूट ऑफ जी, तो ये जी बच जाएगा, इंटू आपके पास हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन, तो ये बच्चा आपके पास x की पावर माइनस हाफ, ये x की पावर हाफ और माइनस हाफ कैंसिल। तो बताओ यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बच्चे कांस्टेंट रहेगी। यानी कि आज के बाद आपने सिर्फ टिक मारना है, आज के बाद सिर्फ आपने टिक मारना है। जहां पर भी आप इसकी एक्सेलरेशन देखोगे ये किसके बराबर है, ये बाई टू, टिक मारा आगे निकल गए, टिक मारा आगे निकल गए। एग्जैक्ट तभी तो निकलवा दिया काके, आया नहीं ना कोई, सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन तब सब केसेस का मतलब काके, तब जब वायर को या स्ट्रिंग को अपने वेट के वजह से लटकाया गया, उसके वेट की वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और वेव बॉटम से टप ऑफवर्ड जा रही है, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप आज के बाद आपको दिमाग में रखना ही नहीं, इसके अंदर से 5 होती है जी सर, 5 होती है सर, 5 होती है, बस काम खत्म। तो ये एक्सेलरेशन है। और हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट चीज, जो कि हमारे पास नेक्स्ट और आज का बच्चे लास्ट पार्ट है, और वो आपके पास क्या आता है, ध्यान से समझ। और वो ये बच्चे हमारे पास इसी तरीके से we have the velocity of the longitudinal wave। ये बोला गया velocity of the longitudinal wave, इसकी डेरिवेशन भी मेथड ऑफ डायमेंशंस पे बेस्ड है। तो velocity of the longitudinal waves, ये बोला गया कि velocity of the longitudinal wave in solids या किसी भी जगह पे दी जाती है अंडर रूट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आपके पास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इलास्टिक कांस्टेंट। अब इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट हो सकता है यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी आपके पास रो। अब जिस बच्चे को पता नहीं है कि भाई वाई क्या चीज होती है, तो वो फंस जाएगा, उसको याद करना पड़ेगा। या फिर मेरे पास वेलोसिटी किसके बराबर आ जाती है, अंडर रूट ऑफ ईटा अपॉन बच्चे हमारे पास रो। ये दो चीजें। और कई केसेस के अंदर टीचर हमारे पास यहाँ पर ये भी देखा गया कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द बल्क मटेरियल कई केसेस के अंदर देखा गया, इट इज गिवन बाय बल्क मॉडुलस प्लस ऑफ 4/3 ऑफ ईटा अपॉन डेंसिटी रो ऑफ मटेरियल। ये तब है जब टीचर आपको बल्क मॉडुलस की वैल्यू और ईटा की वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो करना बच्चे, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हजारों में 1-2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें बोलेगा एल्युमिनियम है, इसका बल्क मॉडुलस ये है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये है, डेंसिटी ये है, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूड वेव निकाल दो। यंग्स मॉडुलस अकेला दे देगा तो ये फॉर्मूला, अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे देगा तो ये फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पर तीसरा बल्क मॉडुलस से भी बच्चा हमारे पास लॉन्गिट्यूड वेव चलती है, सो बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो। ये सारा केस बच्चा हम किसका डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, सॉलिड्स का। क्या इन फॉर्मूलों को डिराइव करने की जरूरत है, नहीं बच्चे, डिराइव करने की जरूरत नहीं। और अगर स्कूल में कोई टीचर पूछ ले तो यार एक सिंपल सी बात है, डेरिवेशन जो है इसके डायमेंशन एनालिसिस से कर देंगे, वही चीज है। वैसे तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लेता है एक चांसेस के लिए तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंडेंट ऑन द बल्क मॉडुलस b की पावर x इनटू द आपके पास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, तो रो की पावर y। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, m0 LT-1, k डायमेंशनलेस है, बल्क मॉडुलस ml-1 T-2 की पावर x, डेंसिटी ml-3 की पावर y। बस इस तरीके से बच्चा आपको इसको कैलकुलेट करके बता दे। ओके, ये हमारे पास खत्म होता है। और इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर भी हाफ हो जाता है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, तो ये चैप्टर बच्चा हमारे पास हाफ हो गया, बाकी का हाफ चैप्टर अब हम ऑफलाइन वालों का खत्म हो गया। हाँ बच्चे, उनका ऑलमोस्ट खत्म है बच्चा, ऑलमोस्ट खत्म। मतलब कि वैसे स्कूल के अंदर भी ये आएगा नहीं, आप मान के चलो कि आपका हो चुका है स्कूल में जितना पूछा जाने वाला है, ठीक है। लेकिन
ये है कि बच्चे खत्म तो हमने हमारा विजन ज्यादा बड़ा है ना बच्चे आपके यस। पास आए ना। चलिए ओके बच्चे बाय।